बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर लैब नंबर 15 उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो हमने टॉपिक यूज़ करना है वो है जी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर फंक्शन, यानी आपने जो है वो जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है उसको आपने ओवरलोड करके दिखाना है। अब ये हमारी लास्ट लैब है आज की। इस लैब के बाद आपका CS201 प्रैक्टिकल की जितनी भी लैब्स हैं वो सारी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारी प्लेलिस्ट जो है वो आज कंप्लीट होने जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों सर कह रहे हैं यू आर नीड टू राइट अ प्रोग्राम इन विच द फॉलोइंग कंसेप्ट्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। सर कह रहे हैं जो आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है ये भी आपने इंप्लीमेंट करना है और नीचे जो आपको चीज़ें कही जा रही है ये भी आपने सारी इंप्लीमेंट करनी है। देन राइट अ क्लास मैट्रिक्स एंड ओवरलोड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर फॉर दिस क्लास टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय स्केलर 2 एंड डिस्प्ले द ओरिजिनल एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स। यानी सर कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा मैट्रिक्स, और उस क्लास के अंदर आपने एक मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है आपका स्टैटिक, इसको आपने ओवरलोड करना है। और इसके अंदर आपने बेसिकली जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स की तमाम वैल्यूज़ को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है। और देन फिर सर कह रहे हैं आपने ये करना है कि आपने ओरिजिनल जो आपका मैट्रिक्स है उसे भी डिस्प्ले करना है, और आफ्टर रिजल्टेंट जो आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको भी आपने डिस्प्ले करना है। और इसके अलावा सर कह रहे हैं राइट फॉलोइंग फंक्शंस इन क्लास। और इसके अलावा सर कह रहे हैं आपने ये 3 फंक्शन जो हैं वो मतलब ये जो आपका ऑपरेटर स्टैटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन है इसको तो आपने यूज़ करना ही करना है, लेकिन इसके साथ 3 फंक्शन और यूज़ करने हैं, एक रीड का, एक इनपुट का और एक डिस्प्ले का। जो रीड का फंक्शन होगा ये क्या करेगा, इसके अंदर बेसिकली आप यूज़र से ये पूछेंगे कि उसने कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स का जो है वो मैट्रिक्स क्रिएट करना है। उसके बाद जो इनपुट फंक्शन होगा इसमें यूज़र से आप ये पूछेंगे कि उसने कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो अपने मैट्रिक्स में ऐड करवाने हैं। और उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के काम आएगा। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, मैट्रिक्स क्लास बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक क्लास जिसका नाम होगा मैट्रिक्स, ठीक है। क्लास की बॉडी, लास्ट पे क्लास के अंदर क्लास का सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बनाएंगे प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे एक 2 डायमेंशनल अरे। अब दोस्तों 2 डायमेंशनल अरे बनाने के 2 तरीके हैं। एक आप इस तरह से बना सकते हो, मान लो ये इंट हमारी अरे की डाटा टाइप है, ए हमारी अरे का नाम है, और उसके बाद यहाँ पे आप बताते हो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी रखनी है, और उसके बाद आप स्क्वायर बॉक्स में बताते हो कि उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रखनी है। अब यहाँ बेसिकली ये है जी मल्टी डायमेंशनल अरे या 2 डायमेंशनल अरे, जिसमें आप ये बता रहे हो कि हमारी जो अरे है उसकी रोज़ 2 होंगी और ईच रो में 3 कॉलम्स होंगे। लेकिन इसको बनाने का दोस्तों एक और तरीका भी होता है। अगर आपने पॉइंटर की फॉर्म बनाना हो तो फिर इस तरह बनाते हैं, सबसे पहले डाटा बताते हैं, उसके बाद 2 स्टैटिक लगाते हैं, और फिर उसके बाद अपनी अरे का नाम, पॉइंटर अरे का नाम बताते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों जो अगर आप ये आपको याद होगा, अगर आप सिंगल स्टैटिक लगाओ तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये एक पॉइंटर है, ये क्या है, एक पॉइंटर है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे डबल स्टैटिक लगा दो तो इसका मतलब ये है कि ये एक 2 डायमेंशनल पॉइंटर अरे बन गई है, ठीक है। ये एक 2 डायमेंशनल पॉइंटर अरे बन गई है जिसके अंदर आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो अपनी 2 डायमेंशनल अरे का। समझ आ गई, ये एक दूसरा मेथड था 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल अरे बनाने का। चलें जी, उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, 2 मज़ीद वेरिएबल बनाने हैं जिनके अंदर हम जो है रोज़ कितनी हमने रखनी है और कितने कॉलम रखने हैं वो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा इंट रो के लिए मैंने रो नाम का वेरिएबल बना लिया, और उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल मैंने लिया कॉल के नाम से जिसमें मैं कॉलम स्टोर कर लूँगा। तो यानी जो है इस रो वेरिएबल के अंदर हम यूज़र से ये पूछेंगे कि उसने इस हमारी 2 डायमेंशनल अरे के अंदर कितनी रोज़ जो है वो क्रिएट करनी है, तो वो हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे वैल्यू। और उसके बाद कॉल के अंदर हम ये पूछेंगे कि उसने ईच रो के अंदर कितने कॉलम जो है वो स्टोर करने हैं, वो वैल्यू हम जो है वो इस कॉल वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमने वेरिएबल बना ली है। अब हम यहाँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी इस मैट्रिक्स क्लास का क्या बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कहा जो मेरा मैट्रिक्स क्लास है, जो मेरी मैट्रिक्स क्लास है उसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो मेरा रो वेरिएबल है उसको भी मैं 0 वैल्यू असाइन कर दूँगा, और जो मेरा कॉल वेरिएबल है उसको भी मैं वैल्यू असाइन कर दूँगा 0। यानी ये जो आपने रो और कॉल वाला डाटा मेंबर बनाया इसको मैंने 0 कर दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के ऊपर हमारी 2 डायमेंशनल अरे में 0 रोज़ हैं और 0 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे रीड का, जो सर ने हमें कहा था रीड का फंक्शन, जिसमें हम यूज़र से ये पूछेंगे कि उसने
कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कितने नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो मैट्रिक्स में क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे वाइट रीड के नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे, रीड, ओके, रीड के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। और इस रीड फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले यूज़र से पूछेंगे एंटर नंबर ऑफ़ रो, एंटर नंबर ऑफ़ रो, ठीक है, यानी उसने कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो एंटर कर मतलब स्टोर करनी है, अपने क्रिएट करनी है अपनी मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर। तो उसके बाद हम यहाँ पे सी इन, और जो भी यूज़र वैल्यू देगा रो की वो हम इस अपने रो वाले डाटा मेंबर के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह देन हमने पूछा यूज़र से, हमने दो लाइन का ब्रेक करके फिर हमने उससे पूछा एंटर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम, कि उसने कितने नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो स्टोर करने हैं। तो वो जितने भी कॉलम बताएगा वो हम अपने इस कॉल वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी इन और कॉल। चलें जी, इतना हमने कर लिया। दो ये था जी हमारा रीड का फंक्शन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनपुट फंक्शन बनाने जा रहे हैं। इनपुट फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस इनपुट फंक्शन में बेसिकली हमने ये दोस्तों मल्टी डायमेंशनल अरे बनाई है जिसमें हमने रोज़ और कॉलम पूछे हैं यूज़र से। इसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करेंगे। मान लिया आपने 2x2 की अरे मैट्रिक्स बनाया, मतलब जिसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब 2 रोज़ और 2 कॉलम्स में कितनी टोटल वैल्यूज़ होंगी, 4, क्योंकि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 × 2 4, यानी 4 वैल्यूज़ होंगी टोटल। अब वो 4 वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी ये हम अपने इस इनपुट वाले फंक्शन में यूज़र से पूछेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इनपुट फंक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने ये दोस्तों ये जो आपने टू डायमेंशनल अरे बनाई है ना, इस 2 डायमेंशनल अरे के अंदर अब हम ये सेट मतलब जो रोज़ और कॉलम यूज़र ने बताया ना कि मैंने इतनी रोज़ बनानी है और इतने कॉलम बनाने हैं, ये अब हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप इस तरह पॉइंटर अरे बनाते हो 2 डायमेंशनल की, तो उसको हम एड्रेस कैसे देते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं न्यू, और उसके बाद हम लिखेंगे इंट टाइप की मुझे एक स्टैटिक मतलब एक पूरी की पूरी अरे बनानी है जिसके अंदर कितनी रोज़ होंगी, इतनी रोज़ होंगी, मतलब जो मेरे रो वाली वेरिएबल में यूज़र ने बताया था। तो यूज़र ने कितनी रो बताई थी, जितनी भी यूज़र ने रो बताई थी उतनी रोज़ की जितनी जो है मैंने अरे बना ली है, और वो मैंने एड्रेस जो है किसको दे दिया, ए को दे दिया। अब बेसिकली क्या होगा, जब ये लाइन दोस्तों चलेगी ना, तो ये लाइन चलने से ये होगा कि आपकी जो ये पॉइंटर अरे है ए नाम का, जिसे हमने नाम स्टार्टिंग के ऊपर ए रखा था, मतलब ये वाली जिसे हमने नाम ए रखा था, ये बेसिकली एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर हमारी 2 डायमेंशनल अरे को। तो इसके अंदर बेसिकली उतनी रोज़ बन जाएंगी जितनी रोज़ आपको यूज़र ने कही थी, ठीक है। इस लाइन के चलने से ये होगा, ठीक है। ये न्यू जो बेसिकली कीवर्ड होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, इंट टाइप की इतनी रोज़ बनाकर उसका एड्रेस जो है इस ए को दे देगा, ठीक है। चलें जी, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये जो ए के अंदर जितनी रोज़ बनी है उन रोज़ के अंदर आप हर रो के अंदर कितने कॉलम बनने हैं वो भी हमने डायनामिकली जो है स्टोर करना है। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्यों चलाएंगे वो बता देता हूँ। फॉर लूप इसलिए चलाएंगे ताकि जो मेरी ए अरे के अंदर मान लो 3 रो बनी है, अब हर रो के अंदर आपने कॉलम स्टोर करने हैं, अब हर रो के अंदर आपने कॉलम डायनामिकली क्रिएट करने हैं। तो हर रो के अंदर डायनामिकली क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 बाय 1 हर रो को विजिट करना पड़ेगा। मतलब पहले आप 1 वाली रो को विजिट करोगे, उसमें कॉलम क्रिएट करोगे। तो उसके लिए दोस्तों हमने एक दो तरीका ये है कि आप मैनुअली इस तरह करो कि आपने कहा ए जो मेरी अरे है उसके 0 वाली रो के अंदर जाके क्या करो, इतने कॉलम जो है स्टोर कर दो। एक दो तरीका ये है। फिर आपको 1 वाली रो के अंदर जाओ, फिर 2 वाली रो के अंदर जाओ। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं जो क्या करेगी, डायनामिकली हमारी पूरी की पूरी तमाम की तमाम रोज़ को विजिट करेगी 1 बाय 1। तो हमने यहाँ पे कहा इंट आई इक्वल टू 0 वाली रो से स्टार्ट करना है, और आई लेस देन कहाँ तक जाना है, जितनी भी रो वेरिएबल की वैल्यू मतलब जितनी हमारी टोटल रोज़ हैं। और उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, जो मेरी ए अरे है उसकी आई वाली जो रो है, आई वाली रो मीन ये देखें आई स्टार्टिंग पर क्या 0, और ये हम कहाँ तक जा रहे हैं, जितनी रो वेरिएबल की वैल्यू है। तो मतलब आई 1 बाय 1 हर आई पहले दफ़ा 0 है, फिर नेक्स्ट टाइम आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब पहली दफ़ा आई की वैल्यू होगी 0, तो बेसिकली आप कह रहे हो ए ऑफ 0 मीन मेरी जो ए अरे है उसकी 0 वाली रो के अंदर जाके इतने कॉलम बना दो, ठीक है। तो उसके लिए कॉलम कैसे बनाएंगे, उसका सेम वही तरीका जैसे हमने रो बनाई थी। तो न्यू इंट टाइप के कॉलम बनाने हैं, तो इंट लिखा। आगे हमने क्या करना है, कितने कॉलम बनाने हैं, जितनी मेरी कॉल वेरिएबल की वैल्यू है, मतलब जितने हमें कॉलम यूज़र ने कहे थे उतने कॉलम बनाने हैं। चलें जी, इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों हमने स्टैटिक क्यों लगाया था, जब आपने रोज़ बनानी हो ना तो फिर हम ये स्टैटिक लगाते हैं, और अगर आपने सिंपल कॉलम बनानी हो तो फिर स्टैटिक नहीं लगाते, फिर जस्ट इतना बताते हैं कितने कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी लूप, ये बेसिकली लूप जो है वो तमाम की तमाम रोज़ को 1 बाय 1 विजिट करेगी, और उसके बाद
हर रो के अंदर जो है जितने हमने कॉलम बताए थे उतने कॉलम बना के रखती जाएगी। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने ए नाम की अरे बनाई है 2 डायमेंशनल, इसकी हर एलिमेंट के अंदर मतलब हर रो के हर कॉलम के अंदर जाके जो है 0 पुट कर दें। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हर रो के अंदर हर कॉलम को विजिट करने के लिए आपको दो जो है वो लूप लगानी पड़ेंगी, एक एक्सटर्नल लूप एक इंटरनल लूप। एक्सटर्नल लूप आपकी रो को विजिट करेगी और इंटरनल लूप आपकी कॉलम को विजिट करेगी। मैंने यहाँ पे कहा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई 0 से स्टार्ट करके और कहाँ तक जाएगा, जितनी हमारी रो की वैल्यू है, रो वेरिएबल की वैल्यू है, उसके बाद आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम एक इंटरनल लूप लगाएंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 0। जे किसको डिनोट कर रहा है, आई बेसिकली आपकी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जे को आपने 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, जे लेस देन कॉल मतलब जितनी हमारी कॉल वेरिएबल की वैल्यू है, उसके बाद जे प्लस प्लस। ठीक है, हम आई चूँकि रो को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हम आई को रो तक ले गए हैं और जे चूँकि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हम उसको कॉलम तक ले गए हैं। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद अब हमने क्या करना था भला, हमने करना ये था कि अपनी जो ए अरे है उसके तमाम एलिमेंट्स को जो है 0 0 साइन करना था। तो उसके लिए हमने कहा जो मेरी ए अरे है उसकी आई वाली रो मीन ये देखें आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद उसके जे वाले कॉलम के अंदर क्या पुट कर दो, इक्वल टू 0 मतलब उसके। तो अब ये क्या करेगा, जब ये दोस्तों दोनों लूप चलेंगी ना तो ये 1 बाय 1 ए अरे के हर रो के हर कॉलम के अंदर जो क्या पुट कर देंगी, 0 पुट कर देंगी। चलें इतना कर लिया। अब सेम यही चीज़ दोस्तों हमने करनी है, दोबारा से रिपीट करनी है, लेकिन इस दफ़ा हमने वैल्यू 0 पुट करनी करनी, इस दफ़ा हमने जो है यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए हमने बड़ा आसान तरीका है, उसके लिए काम करते हैं, पहले यूज़र से वैल्यू लेने के लिए पहले ऊपर एक मैसेज दिखा देते हैं, क्या बोला, बैकस्लैशन और 1 2 3 हमने कहा टेकिंग एलिमेंट्स टेकिंग एलिमेंट्स। ठीक है, बस इतना बहुत है, टेकिंग एलिमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद हम एक काम करते हैं बैकस्लैशन कर लेते हैं, 2 दफ़ा बैकस्लैशन कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे सी आउट और हम यहाँ पे कहेंगे एंटर आई वाली जो रो है मेरी कॉमा स्पेस और उसके जे वाले कॉलम के अंदर जो है जो एलिमेंट है वो बता दो हमें कौन सा रखना है, एलिमेंट बता दो हमें कौन सा रखना है। ठीक है, तो जब यूज़र को दोस्तों ये मैसेज आएगा तो बेसिकली क्या होगा, हर दफ़ा यहाँ पे डायनामिकली जो है रो का नंबर और जे कॉलम का नंबर चेंज होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र जो भी वैल्यू बताएगा उसको हम ए अरे की आई वाली रो के जे वाले कॉलम के अंदर जो है वो स्टोर कर देंगे। समझ आ गई बात की। चलें जी, इस तरह हमारी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे सी इन आना है, सी इन। चलें, तो इस तरह हमारी सारी जो वैल्यू जो है वो ए अरे की आई वाले कॉलम, आई वाली रो के जे वाले कॉलम के अंदर जो है क्या होती रहेंगी, स्टोर होती रहेंगी। समझ आ गई बात की। लेकिन जी आपने ये भी कर लिया, हमने वैल्यू भी ले ली यूज़र से, तमाम एलिमेंट्स भी ले लिए। अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले करके दिखाना है। तो डिस्प्ले के लिए, लेकिन डिस्प्ले से पहले एक काम करना हमने, वो क्या बोला कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करवानी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर दोस्तों हमने ये करना है कि हमने जब मल्टीप्लिकेशन करवा के जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमने किस में स्टोर करना है, एक ऑब्जेक्ट मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न करना है। तो उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हम क्या बताएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप। ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट है हमारी इस क्लास का जिसका नाम है मैट्रिक्स। दोस्तों जो क्लास का नाम होता है वो बेसिकली उसकी डाटा टाइप होती है। तो बेसिकली ये क्लास की जो का जो नाम है ना मैट्रिक्स, ये बेसिकली इस क्लास की डाटा टाइप है। तो मैंने कहा मुझे मैट्रिक्स जो डाटा टाइप है मेरी क्लास की उसका पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम आपको पता है क्या लिखते हैं, ऑपरेटर कीवर्ड, फिर आगे जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो वो, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद बॉडी। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम दोस्तों हम ये बताते हैं कि हमने नीचे से जो है वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हासिल करना है या कोई सिंगल वैल्यू। तो दोस्तों हमने एक सिंगल वैल्यू हासिल करनी है। सिंगल वैल्यू कौन सी, 2 क्यों, क्योंकि हमेशा ने कहा था कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, किस अपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि मुझे इंट नीचे से एक वैल्यू लेनी है, इंट टाइप की जो क्या 2 है। तो उसकी डाटा क्या है, 2 क्या है, 2 की डाटा क्या होती है इंट, और आगे डी क्या है, डी बेसिकली मेरा आर्गूमेंट है जिसमें आगे 2 स्टोर होगा। ठीक है, तो डी बेसिकली मेरे वेरिएबल का नाम है यानी आर्गूमेंट का नाम है। चलें जी, अब दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना जो आंसर है वो स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कहेंगे जो मेरी मैट्रिक्स नाम की क्लास है उसका एक टेम्प नाम से ऑब्जेक्ट बना दो।
अब दोस्तों ये जो टेम्प ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया ना। अब क्योंकि देखिए ये टेम्प जो है ये तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन इस टेम्प ऑब्जेक्ट के अंदर अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई अरे नहीं है। यानी उस अगर अरे इसके अंदर है भी ए वाली, मतलब ये वाली ए जो अरे है ये इसके अंदर अगर है भी तो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया उस ऑब्जेक्ट का जितना भी डाटा है वो हमारे इस टेम्प वाले ऑब्जेक्ट को मिल जाए। तो दोस्तों जब भी आपने अगर क्लास के एक ऑब्जेक्ट डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट को देना हो तो उसके लिए, और अगर हो भी वो पॉइंटर, अगर तो सिंपल ऑब्जेक्ट हो तो फिर तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि मान लो आपने क्या दिया इस तरह मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है OBJ, ऐसे आपने क्या दिया। लेकिन यहाँ पे अब जो है जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है अब वो कौन सा ऑब्जेक्ट है ये भी नहीं हमें पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हमें ये ना पता होगी कौन सा ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया ना उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यू है वो उठा के इसको दे दो, इस टेम्प वाले ऑब्जेक्ट को दे दो। और उसके बाद एक और चीज़ दोस्तों, वो जो वैल्यू मिलनी है इसको, वो चूँकि एक पूरी की पूरी अरे है और वो भी पॉइंटर अरे, तो पॉइंटर अरे के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टैटिक लगाएंगे दोस्तों। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इस लाइन का दोस्तों मतलब बेसिकली ये है कि आपने कहा मैट्रिक्स जो मेरी क्लास है उसका टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दो, और उसके बाद स्टैटिक दिस का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है उसकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ है अरे के अंदर, तमाम के तमाम एलिमेंट्स, वो उठाकर इस टेम्प वाले ऑब्जेक्ट को दे दो। समझ आई बात की? चलें जी, अब इस आपके टेम्प ऑब्जेक्ट के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा जो मेरा टेम्प ऑब्जेक्ट है डॉट उसके अंदर जाओ, उसके अंदर मेरी ए नाम की एक अरे है, पहले हमें यहाँ पे एक लूप बनानी पड़ेगी फॉर, यहाँ से कॉपी चलें दोबारा जल्दी बना लेते हैं, इंट यहाँ ऊपर से कॉपी कर लें, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ये देखें ये पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है, ये मल्टी डिमेंशन अरे, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ये करना है कि जो मेरी ए अरे है, लेकिन वो ए अरे कौन सी, इस जो अभी मैंने जो डाटा सारा किसको दे दिया, इस टेम्प ऑब्जेक्ट को। अब मैं क्या कहूँगा, जो मेरा टेम्प ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है डॉट, उसके अंदर मेरी ए नाम की एक अरे है जिसका आई वाली जो रो है और उसका जो जे वाला कॉलम है, मैंने कहा उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, डी की वैल्यू के साथ। मतलब डी के अंदर क्या नीचे से है 2, तो मतलब 2 जो है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, मेरी अरे के हर एलिमेंट के साथ, और हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 काम होंगे। एक तो जो आपका डी के अंदर जो वैल्यू 2 पड़ी हुई है वो आपकी इस टेम्प ऑब्जेक्ट के अंदर जो अरे है उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी होगी, और उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा ना वो भी सेम उसी लोकेशन पे जाके दोबारा स्टोर हो जाएगा। और आपको पता जब आप किसी लोकेशन पे न्यू आंसर स्टोर करते हो तो पीछे वाला आंसर खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी करेगा इस वैल्यू के इस एलिमेंट के साथ, और फिर उसी एलिमेंट को रिमूव करके उसके अंदर नया आंसर जो है वो स्टोर कर देगा। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों फॉर लूप का, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे रिटर्न कर देंगे अपने टेम्प ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे। समझने की बात की? चलें जितना कर दिया। अब दोस्तों हमने आंसर डिस्प्ले करने के लिए वाइट एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी क्रिएट करना है। अब इस डिस्प्ले फंक्शन में आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो है वो डिस्प्ले करना है अपना सारा डाटा। ये मैंने डबल फॉर लूप लगाई, अब इस डबल फॉर लूप के अंदर आपने डाटा डिस्प्ले करना है। तो डाटा डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और मैंने कहा जो मेरी ए नाम की अरे है उसके आई वाला जो मतलब कॉलम है और उसका रो है जो और उसका जो जे वाला कॉलम है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। और उसके बाद मैंने कहा एक वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद फिर एक बैकस्लैश टी का मतलब टैब मीन 8 स्पेसिस, मतलब एक वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद 8 स्पेसिस देखो आगे चला जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों ये अंदर वाली लूप जाकर कंप्लीट होगी, मतलब ये जो इनर लूप है जो एक रो के अंदर सारे कॉलम डिस्प्ले कर रही है, तो मैंने कहा जब एक रो के कॉलम सारे डिस्प्ले हो जाए उसके बाद क्या करना, उसके बाद न्यू रो पे जाने के लिए एक दफ़ा बैकस्लैश कर देना, ताकि जब न्यू रो डिस्प्ले हो तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाके डिस्प्ले हो। ठीक है जी, चलिए इतना कर लिया। अब काम सारा फिनिश हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं मेन के फंक्शन के अंदर। एक वो ऑब्जेक्ट जो आपके इन तमाम फंक्शंस को कॉल करेगा, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन का डाटा ना, ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन का डाटा है, आंसर है जो, ये स्टोर करना हमने। तो यहाँ मैंने कहा जनाब जो मेरी मैट्रिक्स नाम क्लास है उसका एक M1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, फिर कॉमा एक M2 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दो। फिर देन मैंने कहा M1
डॉट उसके अंदर रीड फंक्शन को कॉल करो, जो क्या करेगा रोज़ और कॉलम पूछेगा यूज़र से। उसके बाद m1 डॉट उसके अंदर जो इनपुट नाम का फंक्शन है उसको मैंने कहा कॉल करो। जब इनपुट फंक्शन कॉल हो जाएगा उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने दोस्तों स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है अपनी ओरिजिनल इनपुट फंक्शन कॉल होने का मतलब क्या है कि मतलब आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके अंदर सारी वैल्यू हमने यूज़र से टेक कर दी हैं। अब उन ओरिजिनल वैल्यूज़ को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो उनको डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकस्लैश और हम यहाँ पे क्या देंगे जी ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स डिस्प्ले करने के लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स से डाटा किसके अंदर पड़ा हुआ है, m1 के अंदर। मैंने कहा m1 जो ऑब्जेक्ट है डॉट उसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो ताकि वो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स डिस्प्ले करे। जब ओरिजिनल मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर दोस्तों उसके बाद हम अपने मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे m2 इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई 2। तो बेसिकली इस लाइन चलने से क्या होगा, सबसे पहले जो m1 के दोस्तों मैट्रिक्स है, m1 के अंदर जो पूरा मैट्रिक्स है वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब जो फाइनल अरे आएगी वो अरे जो है m2 के अंदर आगे स्टोर हो जाएगी। जब m2 के अंदर आगे फाइनल वैल्यू स्टोर हो जाएंगी उसके बाद फिर हम जो है वो जो मैट्रिक्स आया m2 के अंदर, अब m2 के अंदर वो मैट्रिक्स आया जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम पहले एक मैसेज देंगे, दो दफ़ा बैकस्लैश कर लेते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स कहेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद दो बैकस्लैश कर लेंगे। और अब जो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स है वो किसके पास है, m2 के पास। तो मैंने कहा m2 डॉट उसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दो ताकि वो हमारा डाटा जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे। चलें जी, सारा काम फिनिश हो गया। लेकिन जी आपकी लैब 15 कंप्लीट। अब इसको रन करके एक दफ़ा दिखाया था ये सही चल रहा है या नहीं। कंपाइल एंड रन किया, ले जनाब कंपाइल एंड रन हो गया। सबसे पहले वो कह रहा है जी एंटर नंबर ऑफ़ रोज़। मैंने कहा 2 रोज़ बनानी है मुझे। फिर वो कह रहा है एंटर नंबर ऑफ़ कॉलम। मैंने कहा मुझे 3 कॉलम बनाने हैं। अब वो कह रहा है टेकिंग एलिमेंट्स कि तुम्हें, अब मुझे 1 मैंने कहता है 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब 3 × 2 = 6, यानी 6 एलिमेंट जो है हमने एंटर अप करने हैं अपनी मैट्रिक्स के अंदर। तो अब 0 वाली रो के 0 वाले कॉलम में हमने जो वैल्यू स्टोर करनी है वो है जी 1। उसके बाद 0 वाली रो के 1 वाले कॉलम में हमने जो वैल्यू स्टोर करनी है वो है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये देखें सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 एंटर प्रेस किया। ये देखें जनाब हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या आया, ओरिजिनल मैट्रिक्स आया 1 2 3 4 5 6। और देखें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखें 2 4 6 8 10 एंड 12। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लें, इसका सही आंसर आएगा क्योंकि आप हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करने जवाब आता है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने जवाब आता है 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने जवाब आता है 6, फिर उसके बाद 8, फिर 10 और फिर 12। लें जी हमारा 100% आंसर बिल्कुल ठीक आया। लें जी आपकी CS 201 प्रैक्टिकल की सारी लैब्स कंप्लीट होती हैं। कांग्रेचुलेशन, हमारी आज की ये जो प्लेलिस्ट है ये भी कंप्लीट होती है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी फुल एंड फुल जो प्लेलिस्ट थी इसकी 6 समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।